एशियन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद। सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की सीजेएम कोर्ट में देशद्रोह का केस दर्ज हो गया है, जिसका कारण राहुल के जेएनयू में दिए गए भाषण को बताया जा रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड पर बनी बंगाली फिल्म डार्क चॉकलेट के निर्देशकों से कहा है कि वे एक याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक फिल्म की कोई सामग्री रिलीज ना करें। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में फिर से हुई झड़प पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था तेजी से बिगड़ रही है। राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बुधवार को अदालत में पेश किया गया। उन्हें 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कन्हैया ने भारत विरोधी नारे लगाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की गई। राज्य में 26 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के विधि अध्ययन संकाय के डीन योगेश कुमार त्यागी को दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के लाहौर में सदियों पुराने जैन मंदिर के अवशेषों को अदालती आदेश को दरकिनार करते हुए ढाए जाने पर भारत के जैन समुदाय ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही भारत सरकार से गुहार की गई है कि पाकिस्तान के सामने इस मामले को उठाते हुए ध्वस्त जैन मंदिर की मूर्ति का पता लगाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। देश में असहिष्णुता को लेकर अपने बयान के कारण विवादों में केंद्र में रहे अभिनेता आमिर खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आयोजित रात्रि भोज में शामिल हुए। इस निजी रात्रि भोज समारोह में आमिर के अलावा अभिनेत्री कंगना रनौत भी आमंत्रित थी। इसमें शीर्ष नेताओं, विभिन्न देशों के राजनयिक और उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कुल पहाड़ महोबा में तैनात न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गोयल को निलंबित कर दिया है। न्यायालय के मुताबिक गोयल का निलंबन उन पर लगे अनियमितता के आरोप में किया गया है। संघर्ष विराम के लिए बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने पूरे देश पर अपना नियंत्रण बहाल करने और युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत करने के साथ साथ आतंकवाद से लड़ाई जारी रखने का संकल्प जताया है। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के खिलाफ जेएनयू कैंपस में हुए कार्यक्रम को लेकर विवादों के बीच विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके पूर्व सैन्य कर्मियों ने अपनी डिग्री लौटाने की धमकी देते हुए कहा कि ऐसे संस्थान के साथ उन्हें अपने को जोड़ना मुश्किल लगता है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन गया है। तुर्की की राजधानी अंकारा में एक भीषण कार बम विस्फोट में कम से कम 18 लोग मारे गए और 45 अन्य घायल हो गए। हमला सेना के वाहनों के काफिले को निशाना बनाकर किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि व्हाइट हाउस को उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं हो पाएंगे। ओबामा ने रियल एस्टेट से जुड़े अरबपति उद्योगपति की उनके बयानों के लिए जमकर आलोचना की। अमेरिकी लोगों में मेरा अगाध विश्वास है और मेरी सोच ये है कि वे मानते हैं कि राष्ट्रपति पद का दायित्व एक गंभीर काम है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तौर पर एकमात्र कार्यालय के लिए सेवा देने वाले पूर्व महासचिव बुतरस घाली का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगे देश विरोधी नारों के बाद देश भर में मचे बवाल के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को फैसला किया कि देश की सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 207 फीट का राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा ताकि कैंपस में राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया जा सके। सबसे पहला तिरंगा जेएनयू में लगाया जाएगा, जहां छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किए जाने के बाद से बवाल मचा हुआ है। सभी विश्वविद्यालयों में ये तिरंगे रोज फहराए जाएंगे। पोप फ्रांसिस ने हिंसा से बचकर भाग रहे प्रवासियों की उस मानवीय त्रासदी को लेकर चिंता जताई है जिसके कारण कई लोग रेगिस्तान पार करते समय मारे गए हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ लगती मेक्सिको की सीमा पर बड़े स्तर पर आयोजित एक सामूहिक प्रार्थना के दौरान इस बारे में अपनी चिंता जताई। फ्रांस की संसद ने नवंबर में पेरिस के आसपास हुए
घातक हमले के बाद लगाए गए आपातकाल को 3 महीने और आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जबकि मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इससे मूल अधिकारों का हनन होता है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी की दौड़ में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी टेड क्रूज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी है। क्रूज का जन्म अमेरिका में नहीं बल्कि कनाडा में हुआ था और एक विज्ञप्ति में ट्रंप ने इसको लेकर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। रियल एस्टेट टाइकून ने अपने खिलाफ झूठी बातें प्रचारित करने के लिए टेक्सास के सेनेटर से माफ़ी की मांग की है। पाकिस्तान के सिंध विधानसभा ऐतिहासिक हिंदू विवाह कानून पारित कर इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। अब वहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोग अपनी शादियों का पंजीकरण करा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की औपचारिक शुरुआत करते हुए कहा कि किसान को भी नुकसान होने पर बीमा योजना का लाभ होना चाहिए। वहीं किसानों को फसल का बेहतर दाम दिलाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को ऑनलाइन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की शुरुआत भी की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि उत्तर सीरिया के अलेप्पो में कम से कम 5 अस्पतालों और 2 स्कूलों पर हुए मिसाइल हमले में बच्चों सहित तकरीबन 50 नागरिकों की मौत हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव से पूर्व राष्ट्रीय सर्वेक्षण में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने के दावेदार टेड क्रूज ने शीर्ष दावेदार माने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के जारी सर्वेक्षण में बताया गया है कि रिपब्लिकन क्रूज 28% राष्ट्रीय स्तर पर और ट्रंप 26% से आगे चल रहे हैं। पाकिस्तान में नए हिंदू कानून के मुताबिक पति या पत्नी में से कोई भी धर्म बदल ले तो उनका विवाह शून्य मान लिया जाएगा। इस प्रावधान पर बवाल होने के बाद इसे हटाए या बदलने के लिए सेनेट में चर्चा की जाएगी। नेशनल असेंबली इस कानून को पारित कर चुकी है। कनाडा के विशेषज्ञों ने मुड़ने वाला स्मार्टफोन बनाने का दावा किया है। हाई रेजोल्यूशन वाले स्मार्टफोन को रिफ्लेक्स नाम दिया गया है। करीब 100 साल पहले एक बर्फ की चट्टान से टकराने के चलते टाइटैनिक अद्भुत जहाज खतरनाक हादसे का शिकार होकर जलमग्न हो गया था। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने इस जहाज को फिर से बनाने के लिए करीब 300 मिलियन पाउंड का निवेश किया है। बराक ओबामा और व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया संकट पर स्पष्ट रूप से बातचीत की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने रूसी समकक्ष से सकारात्मक भूमिका निभाने और युद्ध से जर्जर देश के उदारवादी विपक्ष के खिलाफ रूसी हवाई हमला अभियान रोकने को कहा है। नोएडा स्थित स्मार्टफोन कंपनी रिंगिंग बेल्स भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने स्मार्टफोन फ्रीडम 251 को लॉन्च किया। इस स्मार्टफोन की कीमत 251 रुपये है। इस फ़ोन के लॉन्च होने से हर भारतीय के हाथ में अब स्मार्टफोन आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। एक कंप्यूटर वैज्ञानिक ने दावा किया है कि तकनीकी और मशीनों के बढ़ते विकास के चलते 30 सालों में दुनिया के आधे लोगों की नौकरियां छीन जाएंगी। उन्होंने कहा कि मशीनें हर तरह का काम करने में सक्षम होंगी और तब इंसानों के पास कोई काम नहीं होगा। इसी के साथ आज के एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगले हफ्ते आज के दिन इसी समय सुनना न भूलिए एशियन समाचार। तब तक के लिए अमरजीत को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद।